बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के मामले पर ट्राइका प्लस इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके नुकात पर आज हम बात करेंगे। ऐसी ही कॉन्फ्रेंस भारत के अंदर हुई अफ़गानिस्तान के मामले पर, लेकिन क्या ये अजीब बात कि जिसके मामले पर कॉन्फ्रेंस हुई वही फरीक वहाँ पर शरीक ना हुआ। अफ़गानिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। भारत ये कॉन्फ्रेंस करके क्या मकासद हासिल करना चाहता था, भारत के अज़ाइम क्या हैं, इस पर होगी बात। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र करेंगे सेनेट के इजलास में वक्फा सवालत के दौरान पेश किए गए दादोशुमार ट्रांसजेंडर के हवाले से कि कितने लोगों ने अपनी जो है वो दरख्वास्तें दी, जिन्स की तब्दीली के हवाले से कितनी बड़ी तादाद है और ऐसे क्या इंकशाफात हैं। कल भी हमने इसका जिक्र किया था, आज मज़ीद इस इशू पर बात करेंगे। साथ ही जिक्र होगा कि लाहौर शहर इस वक्त डेंगू वबा की जद में है और आवाम को मुश्किलात ये हैं कि उनको बुखार की अद्वियात नहीं मिल पा रही। हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन मेडिकल स्टोर्स के ऊपर बुखार और दर्द की दवा दस्तयाब नहीं है। आखिर इन माफियाज को बेलगाम किसने छोड़ा हुआ है, हुकूमत कहाँ है, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब इस्लामाबाद में ट्राइका प्लस इजलास हुआ, उसका एलामिया जारी हुआ और इसका मेन जो नुक्ता है वो ये है कि एतदाल पसंद पॉलिसियों के नफाज के लिए तालिबान के साथ राब्ते जारी रखे जाएंगे। पाकिस्तान और दूसरी बड़ी जो क़ुव्वतें हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुई। और साथ एक और नुक्ता इसमें कहा गया है कि तालिबान अफ़गान ग्रुपों के साथ मिलकर नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील के लिए इकदाम करें। हालांकि तालिबान ये कहते हैं कि हमने तो तमाम तबकात को नुमाइंदगी दिया, लेकिन ये जो मुतालबा नया जो ट्राइका प्लस इजलास का है और तालिबान के नुमाइंदे इस इजलास में शरीक हुए हैं, तो ये क्या है? ये तालिबान की जो डेफिनेशन नुमाइंदा ग्रुप की वो ये है कि अगर हमारे दरमियान ताजिक, उज़्बेक और बदख्शानी और उसके साथ साथ हज़ारे शामिल हैं, तो हम नुमाइंदा हुकूमत को साथ लेके चल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं हो सकता कि आप जिनको नुमाइंदा हुकूमत या नुमाइंदा ग्रुप कहें, ग्रुपों का नुमाइंदा कहें, वही हम शामिल करें। मतलब जैसे कई दफ़ा हमने मिसाल ली है कि अगर इमरान खान से कहें कि तुम अपनी हुकूमत में एक पश्तून शामिल करो, तो पश्तून या तो असफंजार वली हो या मौलाना फजल रहमान, तो वो कहेगा मेरे पास अपने दो पठान मौजूद हैं, एक परवेज़ खटक है और एक महमूद, और भी बहुत सारे पठान हैं, अफरीदी भी हैं, दूसरे भी हैं। तो एक ये बात उन्होंने पहले तय की। लेकिन देखें इस वक्त जो वेस्टर्न प्रेस है ना, वो एक बात बड़ी अजीबोगरीब कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि चाइना इसको असेस कर रहा है कि नहीं। ये मेरे सामने ब्रसल्स का जो मेन प्रेस इस वक्त यूरोपियन यूनियन का वो सामने खुला हुआ है, वो कहते हैं कि तालिबान के लिए अमेरिका जो है एक रोड मैप जो है बना रहा है और वो समझता ये है कि तालिबान को रिकग्नाइज किए बगैर वो इस पूरे खित्ते के अंदर किसी तौर पर अपना इन्फ्लुएंस कायम नहीं रख सकता। सही। इसलिए वो कहते हैं कि 9.2 बिलियन डॉलर जो अमेरिका के पास फीस हैं उसको भी रिलीज किया जाए, लेकिन कैसे रोड मैप। इसी सिलसिले के अंदर कतर के अंदर वहाँ उनके मुज़ाकरात हुए। ये जो इसमें उसने कहा है कि एक सो कॉल्ड ट्राइका बन गया हुआ, जो कि जिनके तीनों के मफादात एक दूसरे से मिलते नहीं। मतलब वो ट्राइका ये है रूस, अमेरिका और चीन। सही। और ये फैसला करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। आज मैं अमीर खान मुत्तकी साहब का बयान पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि हम 4 लोगों को लेके आए हैं, हमारा बुनियादी मकसद जो है वो यहाँ पर एक वजीर तजारत उनके आए हैं, ठीक है, एक वजीर अपना इक़्तिसादियात मालियात आए हैं, एक उनके वजीर हवाबाजी आए हैं और चौथे जो हैं वो खुद अमीर खान मुत्तकी हैं। वो कहते थे कि एक तो ट्राइका का इजलास हम उसमें जो होने वाला है उसमें शरीक होंगे, लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अलावा हमारे किसी और मुल्क के साथ उस तरह के मफादात वाबस्ता है ही नहीं जितने पाकिस्तान के साथ। हमने अगर तिजारत करनी है तभी पाकिस्तान के रास्ते से करनी है, हम माल खरीदना है तब भी इसी रास्ते से करना है। हमारी कोई बाउंड्री और ऐसी नहीं, क्योंकि जाहिर बात है उनकी जो शुमाल की जो बाउंड्रीज हैं वो इस किस्म की हैं कि जो काफ़ी दूर जो हैं वो अपना उस तरफ गई हुई हैं और वो वहाँ जाके आगे पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते हैं, फिर आगे जाके ऐसा समुंदर आ जाता है कि जो ब्लॉक है, जैसे रूस ब्लॉक है, रूस के लिए इस वक्त समुंदर को रास्ता नहीं है। समुंदर का रास्ता जहाँ इनके पास ईरान के लिए है दूसरा। गुज़श्ता दिनों आज 3-4 दिन की जो अफगानिस्तान की खबर यह है कि अफगानिस्तान की ईरान के साथ वो जो इस्लाम जगह है, इस्लाम घर के पता नहीं क्या जगह, जो ईरानी बॉर्डर जो है, वहाँ से ईरानियन फोर्सेज अंदर भी दाखिल हुई है। अच्छा। और वो कुछ थोड़ा सा झड़प भी आपस में हुई है और ये उनकी अफगान प्रेस जो है उसके अंदर रिपोर्ट हुआ, फिर उन्होंने मेरे ख्याल दबा दिया है। वहाँ उनका एक टेंस सूरत चल रही है। ईरान उनको वो भी भेज रहा है बराह रास्त, अपने खुराक भी, दूसरे भी चीज़ें, आटा भी, गंदम भी, बाकी चीज़ें भी भेज रहा है। पाकिस्तान के साथ भी उनके साथ एक
अंडरस्टैंडिंग के लेवल से तजारत जारी है। मतलब तमाम तर उनका जो ड्राई फ्रूट है वो यहाँ आ रहा है, उसके साथ साथ अनार, अंगूर, ये सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं, यहाँ से भी चीज़ें जा रही हैं। मैंने आपको बताया था उस दिन कि कोयला भी यहाँ आ रहा है। तो पाकिस्तान, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ही अगर हमारे हालात ठीक हो जाएं तो हमें फिर दुनिया की ज़रूरत नहीं रह जाती किसी तौर पर। ज़ाहिर बात, तो अपना माल अगर पाकिस्तान के ताजर को बेचेंगे तो ये पाकिस्तान के ताजर की मलकियत बन जाएगा। अब पाकिस्तान का ताजर जो है वो डॉलर में बेचे, यूरो में बेचे। अच्छा, और ये सब ये तो हो गया ना, जो हमारे यहाँ जो इजलास हुआ ट्राइका प्लस, जो भारत के अंदर इजलास हुआ और जिसके अंदर जो तमाम तर अजीत डोल साहब और बाकी ब्रजेश मिश्रा और ये सारे लोग शरीक हुए, उसमें अफगानिस्तान के लोग शरीक नहीं हुए। अफगानिस्तान पर इजलास है। तो इंडिया चाहता क्या है, क्या दुनिया को दिखाने के लिए तौर कर पर रहा है? अभी भी चाहता ये है कि उसको एक रोल दिया जाए, अमेरिका जबरदस्ती रोल उसके लिए दिलवाए। 2011 में जब अमेरिका ने वहां से निकलने की कोशिश की थी तो आपको याद होगा यहाँ पर एक इंडियन एम्बेसडर होते कृष्ण मेनन साहब, तो मैनन उस वक्त सेक्रेटरी खारजा था। मेनन यहाँ पर जब होता था, वो मैं टास्क में जब काम कर रहा था, बड़े उसके साथ तल्लुकात थे। तो मेनन ने एक आर्टिकल मुझे शंकर मेनन, तो उन्होंने मुझे एक आर्टिकल भेजा जो खास तौर पे फॉरेन मिनिस्टर ने लिखाया था और कहा था अगर आप पाकिस्तान के लोगों को आप सर्कुलेट कर सकें। तो वो आर्टिकल बुनियादी तौर पर यह था कि पाकिस्तान और इंडिया को मिलके अफगानिस्तान के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है ये किसी का भी दोस्त नहीं है। हमने उसके लिए इतनी कुर्बानी की और अपने खुद ब खुद भागने का फैसला किया, लेकिन वो ज़ाहिर बात है यहाँ कौन मानता है, पाकिस्तान की और उनकी हॉस्टिलिटीज इतनी ज़्यादा। इंडिया अभी इस वक्त उसने ब्रजेश मिश्रा एक बहुत बड़ा करैक्टर है। ब्रजेश मिश्रा को अगर आप जानना चाहें तो ब्रजेश मिश्रा को कारगिल के पर्सपेक्टिव में जाने। अच्छा। जिस वक्त हुआ ये था कि जब कारगिल के अंदर बिल्कुल फंस गए थे तो वो 3 दफ़ा उसके कहते हैं कि वो यहाँ पर आया था ब्रजेश मिश्रा। अच्छा। और ब्रजेश मिश्रा जो था उसने आगे कहा था कि आप इसको फोर्सेस को हटा लें तो हम कश्मीर की सूरत जो है इसको तो आपके साथ निगोशिएट कर लेंगे, इस लेवल पे आ गए थे। लेकिन जिस वक्त वो टेप पकड़ी गई है वो चीन वाली, जनरल मुशर्रफ वाली, वो टेप जब आम हुई है और उस टेप के बाद फिर इंडिया ने फिर इन तीनों मुलाकातों को भी खा गए और सब कुछ। ये ब्रजेश मिश्रा बहुत तेज आदमी है। ये ब्रजेश मिश्रा जो है इसकी अजीत डोर वो थे जिन्होंने 66 कैंप्स जो थे उनको वहाँ पर एस्टेब्लिश किया था इंडिया के, वो जो जहाँ से बलोच इंसर्जेंसी होती थी, जहाँ से टीटीपी वाले आते थे, अफगान बॉर्डर के साथ, अफगान बॉर्डर से भी दूर, बहुत दूर भी थे, मतलब जाबल में तो दूर था, लेकिन वो मसला ये होता था कि जहाँ जहाँ उनको कोई ना कोई चीज़ मिल जाती थी वहाँ एस्टेब्लिश करते थे और वो वहाँ से फिर इन्फिल्ट्रेशन करते थे और सब कुछ यहाँ पर लेके आते। ये अफगानिस्तान के बारे में बड़ी पर्टिकुलर पॉलिसी रखते। पूरा इंडिया जो है 1947 ऑनवर्ड एक मुस्तकिल और परमानेंट पॉलिसी। मैं हैरान हूं कि इससे आप कभी कायदान पेपर से निकाल लें जो वहां पर तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान बनने से पहले ही नेहरू खानदान और बाकी लोगों ने वहां जाके तल्लुकात बनाए थे और ख़ास तौर पे वो कहते थे उसमें नेहरू के वो ख़त वो पढ़े उसके अंदर और रिमार्क्स पढ़े उसका कि जब तक डॉक्टर खान साहब की गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद है, ए वली खान के जो भाई होते थे, उस वक्त हम बड़ी आसानी से अफगानिस्तान को अपना साथी और पाकिस्तान का जो दोस्त बना सकते, दुश्मन बना सकते हैं। तो उस वक्त से लेके अब तक असल मसला उस्मान साहब ये है कि अभी ये जो साहब हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टैंड लेना है। हम कितने अरसे से कह रहे हैं किसी एक के हो जाओ और किसी के ना। अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट का मामला यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी की भी नहीं हो पा रही। चीन वाले इनसे नाराज हैं, वो कहते हैं कि स्लो हो रहा है प्रोसेस, बाकी चीजें हैं, उनके लिए तो जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है कि आप मैंने जितने अरसे से सीपैक, मुशर्रफ के जमाने में सीपैक शुरू हुआ था 20 ईयर्स, मान साहब एक ग्वादर पोर्ट रोड नहीं बन सकी। सही, वो सालों के अंदर एक डेढ़ साल में बीजिंग का नक्शा बदल देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉन कॉपरेशन है, वो मर्चर, और उसका समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की उस क्लैंप से बाहर नहीं निकल पा रहा और ये निकलना शायद चाहते भी नहीं, खुद नहीं चाहते। हमारे मफादात का लेवल ऐसा है, हम सब कुछ करना ऐसा चाहते हैं। यही वजह है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसी डिसीजन ना लेने की वजह से चाइना भी डामाडोल है। तो वो क्या करे, क्योंकि चीन को अगर हम पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती नहीं बनती तो चीन को कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए, खा वो ईरान के रास्ते जाए, खा वो अफगानिस्तान से होता हुआ ईरान के रास्ते जाए, खा वो तुर्कमानिस्तान से होता हुआ ईरान के रास्ते जाए, कहीं ना कहीं तो उसने जाना है। तो वो फैसला। इसी तरह रशिया के लिए भी मसला यह है वो कहीं ना कहीं से तो जाएगा ना। अब मसला यह है कि ईरान वो जो है वो उनके लिए
एक बहुत बड़ी मुनाफा बख्श जगह बन नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, आगे जाके एक जहाज़ भी अगर अमेरिका खड़ा कर दे सब कुछ बंद है, और आप इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएं, रोडें भी बनाएं, सब कुछ बनाएं, और वहाँ पर जाके आपको कुछ ना मिले तो आप तो ख़त्म हो जाते हैं। सही। ये है असल मसला। और इस मसले से अपना हज़रत मुत्तकी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान को, सर पाकिस्तान के लिए पता नहीं कौन से लोग वहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में जब से इमरान खान साहब आए हैं, मैंने एक चीज़ देखी है कि इमरान खान साहब की ब्यूरोक्रेसी के साथ या तो कोई दोस्ती तल्लक अच्छा नहीं है, या ये ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझे, या ब्यूरोक्रेसी इनको नहीं समझी। इमरान खान साहब जो इनडिसिसिवनेस के प्रोसेस में जितना चल रहे हैं और जितना उनको उन्होंने घुमा दिया है, एट द लॉन्ग रन एक होना ये है कि अगले साल के अंदर अंदर जो साल सवा साल रह गया उसके अंदर अगर इमरान खान को ज़्यादा यही मिलेगा ना जी, मैंने इतनी फॉरेक्स रिजर्व बना लिए या इतना मैंने चीज़ें लेकिन खुराक ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें डिसीजन आप कहीं नहीं ले पा रहे। हाँ, डिसीजन नहीं ले पा रहे, और जो टाइम बचा है अब उसके अंदर किस हद तक पता नहीं क्या होगा। डिसीजन लेते हैं तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे और एक अहम इशू सेनेट में जो ट्रांसजेंडर के हवाले से सवालों जवाब हुए और जो इंकशाफात हुए, कितनी बड़ी तादाद है जो अपनी जिन्स की तब्दीली के लिए जिसने दरख्वास्तें दी, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।